हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट रेंडरिंग के बारे में कि लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वी फॉर डायरेक्टिव के बारे में कि वी फॉर डायरेक्टिव क्या होता है और वो किस तरीके से लिस्ट रेंडरिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे वी इफ़ को किस तरीके से हम वी फॉर डायरेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन हम कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें हम शुरुआत ही असल में एग्जाम्पल से करने वाले हैं, बिकॉज हमें आपको समझाना है कि लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे वो होगा प्रोडक्ट कार्ड्स का। अब ये प्रोडक्ट कार्ड्स को एज अ लिस्ट रेंडरिंग का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं वो भी हम जस्ट बताते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वी इफ़, वी फॉर और कंप्यूटेड को किस तरीके से एक साथ यूज़ किया जा सकता है और किस किस सिनेरियोज़ में आप कंप्यूटेड को यूज़ करोगे, किस सिनेरियोज़ में वी इफ़ को यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं ज़रा लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है। तो देखो, पहला काम ये कर लेना, Vue.js की वेबसाइट पे आना, डॉक्स पे आना, गाइड पे आ जाना और क्विक स्टार्ट पे आ जाना। ठीक है। इसके बाद ये कमांड को कॉपी करके एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना। ठीक है। तुमने इससे पहले कई बार सेटअप किया है, मैंने भी यहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है ट्यूटोरियल 6 नाम से। और इसमें सारी अननेसेसरी फाइल्स मैंने उड़ा दी है। मेन जेएस में ये 3 लाइन ऑफ कोड है। ऐप डॉट व्यू में बस ये कोड है, इसको भूल जाओ। ये समझ लो अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, बस स्क्रिप्ट टैग टेम्पलेट और स्टाइल बना के छोड़ देना। ठीक है। बाकी पूरा ब्लैंक है। इसको मैंने क्यों बना के रखा है वो भी हम बताते हैं तुम्हें। सो बेसिकली देखो, हमें बात करनी थी लिस्ट रेंडरिंग के बारे में। तो इधर आ जाते हैं लिस्ट रेंडरिंग पे। तो सी, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल रेंडरिंग, यानी कि एक कंडीशन के बिहाफ पे यूआई पे किसी चीज़ को शो या हाइड करना। रेंडर करने का मतलब होता है यूआई पे किसी चीज़ को दिखाना। राइट। अब देखो, लिस्ट रेंडरिंग का मतलब है कि अगर लिस्ट क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं। तो एक से ज़्यादा आइटम्स अगर हमें दिखाने हैं यूआई पे तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसी को कहते हैं लिस्ट रेंडरिंग। कहने का मतलब है, जैसे मान लो इधर हम अमेजोन पे आ जाएं, तो देखो ये जो सेक्शन है, यहाँ पे देखो ये एक कार्ड है जिसपे 48% ऑफ लिखा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लिखा है, प्राइस दिया हुआ है, इसका नॉर्मल एमआरपी दिया हुआ है और इसका नाम दिया है। और इन सभी कार्ड का जो स्ट्रक्चर है डेटा का वो एकदम सेम है। देखो, थंबनेल है सभी में प्राइस दिया हुआ है डिस्काउंटेड, सभी में नॉर्मल प्राइस दिया है, सभी में नाम दिया है और कितना परसेंट ऑफ चल रहा है वो दिया है। इसी को हम कह रहे थे प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है। तो ढेर सारे देखो ये कार्ड्स हैं। अब इनको किस तरीके से यूआई पे आप दिखा सकते हो उसके बारे में समझते हैं। तो मान लो एक डिव के अंदर इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 डिव हम बनाएंगे और उसके बाद 4 बार कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका डेटा चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती है। कूल। उसी तरीके से मान लो, देखो ये मेरी वेबसाइट का प्रोजेक्ट सेक्शन है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैंने 3 प्रोजेक्ट दिखाए हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे हर प्रोजेक्ट का थंबनेल है, हर प्रोजेक्ट का टाइटल है, इसका टाइप दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं वो दिया है। राइट। इन सभी में ये पैटर्न कॉमन है। ठीक है। तो इसको एक तरह से कह सकते हो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसका पूरा यूआई सेम है, इसका डिज़ाइन सेम है, इसका डिज़ाइन सेम है, इसका डिज़ाइन सेम है। राइट। बस कंटेंट का फ़र्क आ रहा है। तो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है वो चलो हम कंसिडर करते हैं। तो इधर आ जाते हैं ज़रा। लिस्ट रेंडरिंग के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होता है वी फॉर। अब देखो कब इसको यूज़ करने की नौबत आती है। पहले मैं तुम्हें यहाँ पे मान लो दिखाता हूँ, अगर एक बुक का कार्ड दिखाना है तुम्हें तो तुम कैसे दिखाओगे। एक डिव ले लोगे, इसके अंदर यहाँ H1 टैग लोगे, इसके अंदर तुम मान लो लिख सकते हो बुक, स्टेट में जो नेम है वो प्रिंट कर दो। इसके बाद H2 टैग हो सकता है, इसके अंदर तुमने कहा प्राइस प्रिंट कर दो और इसी तरीके से ऑथर प्रिंट कर दो। तो ये बुक नाम का ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर ये 3 चीज़ें थी, हमने प्रिंट करा दी। इसको एक क्लास दे देते हैं कार्ड नाम की और इस कार्ड को स्टाइलिंग दे देते हैं हम। यहाँ पे स्कोप लगा देंगे जिससे इसकी CSS इसी के अंदर सिर्फ चले। डॉट कार्ड, हमने कहा बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो रॉयल ब्लू, बॉर्डर रेडियस आई थिंक मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके। देखो, ये डेटा दिख रहा है, कॉमन सी बात है, हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट और यही मिलना था हमें। बट अगर एक से ज़्यादा बुक हुई और हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे। ऐसे इसको बार बार रेप्लिकेट करोगे, समझ रहे हो, और क्या 4 स्टेट बनाओगे। हम कह रहे हैं हमारे पास ये डेटा एरे में आ रहा है। राइट। ये एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, एरे कह दो या लिस्ट कह दो। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स हैं। अब इन बुक्स को अगर हमें दिखाना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बुक्स में से 0 वाले इंडेक्स पे जो जो चीज़ें हैं वो दिखा दें। जैसे मान लो बुक्स का 0, इधर S होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे भी कर देते हैं और इस बार
फर्स्ट इंडेक्स वाली चीज़ को दिखा देते हैं। देखो ये ऐसा दिख रहा है। अब एक बात बताना, जितनी बार भी यहाँ पे तुम आइटम को ऐड करोगे, मान लो कोई बुक तुमने ऐड कर दी, कोई बटन था जिससे तुम ऐड कर सकते हो बुक या रिमूव कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, बार बार इसको जो है यहाँ पे कोड आके चेंज करोगे? नहीं, ये चीज़ आप नहीं करोगे। तो इसको दिखाने का सही तरीका क्या है, चलो वो देख लेते हैं। पहले तो मैं ये बुक को हटा दे रहा हूँ। अभी देखो ये बुक्स है सिर्फ हमारे पास। बुक्स में क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम प्राइस ऑथर लिखा है। होता क्या है, एक डिव ले लेना, डिव पे वी फॉर लगा देना। उसके बाद हमने कहा बुक इन बुक्स, यानी कि बुक्स नाम के स्टेट में से एक एक करके ये बुक इटरेट करना, बेसिकली बुक्स वाले ऑब्जेक्ट को, बुक्स वाले एरे को इटरेट करना। उसमें से वन बाय वन ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, यानी कि एक बार ये ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर बुक वाले वेरिएबल में और ये प्रिंट हो जाएगा। देन उसी तरीके से दूसरी बार इटरेट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा आएगा और वन बाय वन क्या होगा, ये 3 बार हमें देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। ये देखो, एटॉमिक हैबिट, टू हैबिट, थ्री हैबिट। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, वो पुरानी एरर थी। तो अगर तुम यहाँ पे एलिमेंट्स में आके देखो भी इवन, तो देखो कार्ड 3 बार रेंडर हुआ है, क्योंकि जिस एलिमेंट पर ये जो डिव है इस पर हमने वी फॉर लगाया। जब हमने इस पर वी फॉर लगाया तो इसका मतलब है कि ये 3 बार चला, 3 बार रेंडर किया गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 आइटम्स थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, इस बुक्स को तुम कुछ भी लिख सकते हो, लाइक माई बुक लिखना चाहो माई बुक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तुम ऐसे कर लो, बट यहाँ पे मीनिंगफुल नेम दिए जाते हैं। देखो सेम आउटपुट। ओके, ये बुक्स इन बुक्स का मतलब क्या है? अगर तुम्हें इन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो सिंपली ऐसे समझ लो, वन बाय वन एरे के एक एक एलिमेंट को इसके अंदर प्रोवाइड करेगा और इसको तुम यहाँ पे इस तरीके से शोकेस कर सकते हो। कूल। तो ये तो हो गया, इस तरीके से तुम देखो कार्ड्स को रेंडर कर सकते हो। अब इसी की जगह पे मान लो तुम्हें कोई बटन वटन भी रखना होता है यहाँ पे, मान लो बाई का, तो तुम बाई बटन को भी यहाँ से हैंडल कर सकते थे। कूल। तो देखो इसी को कहते हैं लिस्ट रेंडरिंग। ये बहुत बेसिक तरीका है लिस्ट को शोकेस करने का। समझ में आया? अभी इधर आ जाते हैं। देखो, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसके बाद तुम्हें काम करना है खुद से। We can use v for directive to render a list of items based on array. The v for directive requires a special syntax in the form of items in item in items। यानी कि मान लो ये आइटम्स का एक एरे था, इसके अंदर मैसेज नाम की कीज थी और इनकी कुछ अलग अलग वैल्यूज थी। तो हमने किया क्या, एल आई में वी फॉर लगा दिया। तुम किसी भी एलिमेंट पे वी फॉर डायरेक्टिव लगा सकते हो। और ये एक एरे था, तो इसने क्या किया, वन बाय वन एरे को इटरेट किया। तो फर्स्ट टाइम पे आइटम नाम के वेरिएबल में क्या आया, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर का मैसेज इसने प्रिंट कर दिया। फिर उसी तरीके से फिर इसके अंदर आया बार और इसने उसको प्रिंट कर दिया। ऐसे होता है ये। ठीक है, सेम आउटपुट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा। अब वीडियो पॉज करो, पहले ये बेसिक सा काम करके आओ और इसकी स्टाइल या सीएसएस अच्छी से लिख लेना। बाकी मैं यहाँ पे भी ठीक कर दे रहा हूँ। मान लो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का। फ्लेक्स रैप, यहाँ पे डिव नहीं है ना कोई भी, डॉट रैपर। कूल। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, इसको तुम पढ़ लेना। बेसिकली कहने का मतलब है कि वी फॉर के अंदर अगर तुम चाहो तो किसी और स्टेट को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता ओनर, मैंने कहा इसको लिख दो तौसीफ। और इस वी फॉर वाली डिव के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसी को एक्सेस कर सकते हो। नहीं, तुम कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मान लो अगर मैं लिख दूँ ओनर, जो कि एक अलग यहाँ पे स्टेट है, इस स्टेट को भी तुम चाहो तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये देखो तौसीफ लिख कर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कोड लिखा है देखो, ये थोड़ा सा अलग दिया है। जैसे आइटम कॉमा लगा के इंडेक्स दिया है। कहने का मतलब है कि इस ये वाला जो तरीका होता है ना, इसमें अगर तुम ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के इंडेक्स लिख दो, तो तुम्हें यहाँ पे जितनी बार भी ये लूप चलेगा, तो लूप 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ -1 तक जाता है ना, तो वो इंडेक्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे ऐसे शो करना चाहते हो इंडेक्स, तो ये देखो 0 1 2 ऐसे लिख कर आ रहा है। और अगर इसको तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो बुक इंडेक्स +1, इसको एक काम करते हैं, एक H3 में डाल देते हैं। ये देखो बुक 1 बुक 2 बुक 3।
तो अगर तुम इंडेक्स को यूज़ करना चाहते हो किसी काम के लिए कभी, तो तुम इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बस तुम्हें ब्रैकेट लगाना होता है, कॉमा लगा के ये इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, इधर आ जाते हैं अभी। बाकी यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, लाइक अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये इंडेक्स हमें कैसे मिल रहा, तो देखो ये तुम्हें कैसे मिल रहा है पता है, ये जावास्क्रिप्ट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। बस तुमने क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं, आइटम के बाद तुम कॉमा लगा के किसी भी वेरिएबल का नाम लिख दो, तुम आई लिख दो, जे के लिख दो, जैसे तुम नॉर्मली लूप चलाने के लिए लिखते हो, या इंडेक्स लिख दो, ठीक है, तुमको मिलेगा काउंटिंग ही, और वो 0 से शुरू होगी और लेंथ -1 तक जाएगी। और ये चीज़ बिल्कुल एकदम फॉर ईच के तरीके है। देखो आइटम्स डॉट फॉर ईच में अगर इस तरीके से तुम ब्रैकेट लगा के इसको इटरेट करोगे, तो देखो आइटम में तुम्हें मिल जाएगा, आइटम्स के अंदर जो भी रहेगा वो, इंडेक्स में तुम्हें क्या मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा तुमको जो भी तुम्हारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, साइज -1 तक जाएगी। वीडियो को पॉज करो, ये इंडेक्सिंग की 7 चीज़ों को ट्राई करके वापस से आओ। उसके अलावा एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, वी फॉर में डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर हमें पता है कि इस बुक्स के अंदर क्या क्या वेरिएबल नेम मिलेंगे हमें, तो तुम इसको यहाँ पे निकाल सकते हो बाहर। मान लो अभी के लिए हम इंडेक्स मान लो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल लो। हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, लाइक 1 बाय 1 क्या होगा, इस एरे में से एलिमेंट इधर ऑब्जेक्ट में मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, राइट। बट हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट में से नेम निकाल लो और बस हमें नेम दे दो। तो अभी देखो पहली चीज़ तो ये एरर दे देगा, क्योंकि बुक डॉट नेम, बुक नाम का है कहाँ यहाँ पे, कुछ कुछ नहीं है, राइट। बट अगर सिर्फ हम नेम प्रिंट करें तो देखो क्या होगा। अभी इसको कमेंट कर देते हैं, ये काम कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ नेम लिखा है, और ये नेम कहाँ से मिल रहा, हमें इसमें से मिल रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम एग्जिस्ट करता है, हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया। डीस्ट्रक्चरिंग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, अगर तुम्हें नहीं आता तो एक ब्लॉग पढ़ लो। देखो प्राइस तुम यहाँ प्रिंट कर सकते हो, उसी तरीके से अगर तुम ऑथर प्रिंट करना चाहो तो तुम ऑथर प्रिंट कर सकते हो, और अगर तुम एरर देखना चाहो तो तुम एरर भी देख सकते हो, लाइक ऐसे देखो, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ऑथर, ठीक है, तो ऑथर नाम की कोई चीज़ को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो बुक डॉट ऑथर यहीं पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर थी। उसके अलावा अब तुम कहोगे कि तौसीफ हमें इंडेक्सिंग वापस से यूज़ करनी है, तब हम क्या करें, तो देखो अगर तुम्हें यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो तुम क्या कर सकते हो कि डीस्ट्रक्चरिंग मेथड के साथ अगर इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो इसी डीस्ट्रक्चरिंग को ब्रैकेट में डाल दो दोबारा से, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाओ। नॉर्मली क्या हो रहा था, तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही थी एक वेरिएबल में, राइट, इस बुक नाम के, उसको तुमने इस तरीके से एक्सेस कर लिया डीस्ट्रक्चर करके, यहाँ पे इंडेक्स लिख दो या आई लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, और ये देखो इंडेक्स मान लो +1 लिखेंगे। अब देखो बुक 1 2 3, कुल, ये पुरानी एरर थी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चीज़ों को कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं डेटा को हैंडल करने के। कोई ये मत सोचना भी कि कौन सा बेस्ट तरीका है, कैसे हमें करना होता है, ये सब मत सोचो। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। कुल, इसको पढ़ लेना एक बारी, इसको देख लेना कि क्या तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पर ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा दिया है फॉर नेस्टेड वी फॉर। अच्छा, तुम इस वी फॉर के अंदर, यानी कि ये जो लूप चल रहा है ना, इस लूप के अंदर भी लूप चला सकते हो। जैसे मान लो टैग्स नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी एरे ले लेते हैं, यहाँ पे टैग दे देते हैं, मान लो साईफाई, यहाँ पे लिख देते हैं साइंस। इसी तरीके से और टैग्स ले लेते हैं, इसको सिर्फ साईफाई लिख देते हैं, और इस वाले को ज़रा एम्प्टी छोड़ देते हैं। कोशिश करना डेटा का जो स्ट्रक्चर रहे वो हमेशा एक जैसा रहे। जैसे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे टैग नहीं चाहिए हमें तो इसको ऐसे गायब कर दें, नहीं, इसको रखना, भले एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दो, मतलब एम्प्टी एरे दे दो। अब मान लो इसी के अंदर हमें टैग्स दिखाना है, तो एक तरीका तो ये है कि मान लो एक H2 लिया, टैग्स लिख देते हैं, थोड़ा स्पेसेस बना लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आए। टैग्स कैसे मिलेगा, हमने डीस्ट्रक्चर किया है तो यहाँ पे टैग्स भी मिल सकता है हमें आराम से। टैग्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ये ऐसे प्रिंट हो रहा, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए ये। हमें कैसे चाहिए, हमने कहा कि इस डिव को बार बार इटरेट करना, यानी कि वी डैश फॉर लगा दो, जैसे नेस्टिंग होती है लूप में, आपने नेस्टिंग पढ़ा होगा, नेस्टेड लूप्स, बिल्कुल इसी तरीके से हमने कहा टैग इन टैग्स।
टैग्स वाले एरे में 1 बाय 1 जाना और इसमें क्या करना, उसका वैल्यू देते रहना। तो यहाँ पे टैग प्रिंट कर सकते हैं हम। देखो 1 बाय 1 इसको इटरेट करेगा, इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये जो पहली वैल्यू है स्ट्रिंग, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी टैग में और ये प्रिंट होगा। ये देखो साइफाई साइंस। अब मान लो इसी को तुम जो है इसको स्पैन टैग कर देते हैं पहले तो, स्पैन। इधर बी आर टैग डाल देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे मान लो साइफाई के बाद कॉमा देना है हमें, तब क्या करें, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली कॉमा लगा दो। बट देखो साइंस में भी आ गया, तो एक कंडीशन तुम लगा सकते हो कि लास्ट वाले एलिमेंट पे मत दो आप कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस कॉमा को हम कंडीशनली रेंडर कर दें। हमने कहा कि अब हमें चाहिए लास्ट वाला एलिमेंट, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें इंडेक्स चाहिए होगा। देखो इस सिचुएशन में हमें पता चला कि हाँ इंडेक्स की ज़रूरत है। अच्छा देखो ये वाला भी इंडेक्स है, यहाँ पे भी इंडेक्स है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। तो इसको टैग इंडेक्स कर देते हैं हम, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो वेरिएबल नेम्स अच्छे रखना। तो यहाँ पे हमने कहा अगर टैग इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है, मान लो टैग्स डॉट लेंथ, लेस देन होनी चाहिए हमेशा, लेस देन लेंथ है, तो क्या करना, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर कॉमा लगा देना, अदरवाइज कुछ मत करना। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये स्पैन टैग सही कर देते हैं। क्या लिखा है मैंने, टैग इंडेक्स लेस देन लेंथ, लेंथ -1 पे है क्या, ओके अभी सही आ रहा है, हाँ लेंथ -1 ही तो होगा। तो जैसे ही लेंथ -1 से जब तक कम है वो, ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स से, लास्ट वाले एलिमेंट से पहले तक कॉमा लगेगा। देखो कॉमा भी गड़बड़ आ रहा है, पहले स्पेस आ रही है बाद में कॉमा, तो वो क्यों आ रहा है पता है, ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चला गया कॉमा, मतलब चली गई स्पेस। अब इस कॉमा के बाद अगर हम स्पेस दे देंगे तो सही हो गया, ऐसे ही चाह रहे थे हम। देखो इस वाले में नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब वी फॉर के अंदर अगर वी इफ यूज करना चाहते हो तो भी तुम कर सकते हो। जैसे मान लो टैग्स में कुछ है नहीं, तो ये ऑब्वियसली बात है प्रिंट होगा नहीं, बट अगर तुम यहाँ पे चाहो तो वी इफ लगा सकते हो, ठीक है। वी फॉर के अंदर वी इफ लगा सकते हो कि अगर टैग्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 है, टैग्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, अरे यार सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 0 है तब दिखना चाहिए। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ दिख रहा है, बट ये इक्वल्स टू 0 यहाँ पे टैग्स है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी था ना, याद है लास्ट वाले में टैग्स नहीं दिया था, तो इस वजह से टैग्स की हेडिंग भी नहीं दिख रही। तो इस तरह की चीज़ें तुम कर सकते हो। ज़रा वीडियो को पॉज करो, ये चीज़ें खुद से ट्राई करके आओ, थोड़ी मिस्टेक्स करना चाहो तो चैट जीपीटी से पूछना, चाहो तो वीडियो फिर से देख लेना, बट कंटिन्यू करना। कूल, वापस आ जाते हैं अब हम। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने देख ली, इसको चाहो तो पढ़ लेना। यहाँ पे ऑफ की, ऑफ भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम इन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो। ऑफ को कैसे यूज़ किया जाता है एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लेना, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसके अलावा वी फॉर को आप अगर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो देख लेते हैं, चलो। तो अभी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि कमेंट कर दे रहे हैं, डिवी कमेंट करते हैं, और इस वाले कोई काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। ओके मान लो इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है, जैसे ये माई ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है, तो पब्लिश डैट है। अब मान लो इसी को 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज़ दिखानी है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, इधर आ जाते हैं, इस ओनर का कोई काम नहीं है तो इसको हटाकर सेव करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसी को इटरेट करना है। इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पर लाकर पेस्ट किया। ये कोड क्या कर रहा है, यूएल के अंदर एल को बार बार इटरेट करेगा। माई ऑब्जेक्ट में से 1 बाय 1 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे मिलेंगी वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या है, ये है, ठीक है, और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये वैल्यू ये वैल्यू। चलो इधर आके आउटपुट देखते हैं, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो तुम्हें की भी चाहिए, तो तुम इसको ब्रैकेट में डालो, कॉमा लगाओ, की। पहले आपको वैल्यू मिलती है, इसके बाद की मिलती है। मान लो की लिखना चाहो ऐसे की लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरे प्रिटियर की वजह से हो रहा है इस तरीके से एक लाइन में। देखो टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, तो ऑब्जेक्ट्स को भी तुम चाहो तो इटरेट कर सकते हो। और इवन यहाँ पे अगर तुम्हें इंडेक्स चाहिए तो भी मिल जाएगा, कॉमा लगा दोगे तो इंडेक्स मिल जाएगी। यहाँ पे इंडेक्स +1, इधर आओगे, देखो 1 2 3 इस तरीके से।
तो ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से इटरेट कर सकते हो। सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो तुम इस तरीके से देखो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो ध्यान देना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, जब पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ देखी थी, और एटलीस्ट तुम इसको पढ़कर पता कर पाओगे कि तुम अपनी हेल्प कैसे करोगे। तो यहाँ तक का कोड देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी। फिर आता है वी फॉर विद अ रेंज। अब मान लो तुम्हें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो तुम उसको भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। रुको दिखा देते हैं। ये देखो, स्पैन में, स्पैन क्या, इसको H2 कर दो। 10 इन एन, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये करेगा क्या, बेसिकली 1 से लेके 1 से स्टार्ट करेगा, ध्यान देना, 1 से लेके 10 तक जाएगा ये। तो अगर तुम इसको प्रिंट करोगे, मतलब इसको आउटपुट देखोगे, सॉरी, तो ये देखो 1 से लेके 10 तक जा रहा, इसमें 0 से काउंटिंग नहीं शुरू हो रही। और ये एन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, इसको तुम नम लिखना चाहो नम लिख दो, कूल, तब भी सेम चल रहा। और अगर इस 10 को तुम मान लो कोई ऐसे इधर वेरिएबल होता, या वेरिएबल छोड़ो, यहाँ पे तुम ऐसे ही देख लो ना, मान लो बुक्स डॉट लेंथ कर दें हम, तो ये 3 बुक्स थी, टोटल 3 ऑब्जेक्ट थे, तो 3 बार चला। अब इसकी लेंथ जैसे ही चेंज होगी तो ये दोबारा से जो क्या करेगा, उसकी भी लाइक वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये जो 1 2 3 है, मान लो एक बुक बढ़ गई तो 4 हो जाएगा। इसके बाद वी फॉर ऑन टेम्पलेट, तो आप वी फॉर को टेम्पलेट टैग पे भी इवन लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ। बट हमने डिव पे लगा के दिखाया था, आप टेम्पलेट पे लगाना चाहो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा वी फॉर विद वी इफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ दी है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज वी फॉर विद वी इफ ऑन द सेम एलिमेंट ड्यू टू इम्प्लिसिट प्रेसिडेंस। अच्छा, ये जो व्यू है ना, ये वी इफ को क्या करता है, ज़्यादा प्रेसिडेंस देता है इन कंपैरिजन टू व्हाट, वी फॉर। तो जैसे मान लो तुम्हें, इसी में दिखाते हैं, मान लो तुम एक कंडीशन देना चाहते हो कि भाई जिस बुक में टैग नहीं है उसको प्रिंट ही नहीं करो, तो एक तरीका ये है, वी डैश इफ इक्वल्स टू, हमने कहा टैग, ये जो टैग्स मिल रहा है ना ऊपर हमें, ये टैग्स डॉट, अगर लेंथ हम कहें इक्वल्स टू 0 है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करो, इसको तभी दिखाना। तो अभी देखो ये एरर देगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है अनडिफाइंड। रीडिंग लेंथ, आप लेंथ रीड कर रहे हो किसी अनडिफाइंड चीज़ में से, यानी कि टैग्स अनडिफाइंड है जिसमें से लेंथ को रीड किया जा रहा। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है पता है, ये जो कोड है तुम्हारा, नेम प्राइस ऑथर टैग, ये तुम्हें तब मिलेगा जब ये एग्जीक्यूट होगा पहले और ये होगा बाद में। बट व्यू जेएस क्या करता है, हमेशा वी इफ को पहले एग्जीक्यूट करता है। तो क्या टैग्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तुम बुक्स को जो है फेच कर सकते हो, ठीक है, बुक डॉट यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो ठीक है, बट इनको अगर फेच करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जिस भी एलिमेंट पे आप वी फॉर लगा रहे हो उसके साथ वी इफ मत लगाइए। समझ में आया? और यहाँ पे देखो वार्निंग पढ़ना, ध्यान देना, कोई भी एरर है उसको पढ़ो। प्रॉपर्टी टैग्स वाज एक्सेस ड्यूरिंग रेंडर बट इज नॉट डिफाइंड ऑन इंस्टेंस। तो ये जो टैग्स है, इसको यहाँ पे इंस्टेंस में डिफाइन नहीं किया गया, वो यहाँ पे ढूंढ रहा है कि टैग्स नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, टैग्स नाम का यहाँ पे कोई स्टेट है क्या? नहीं है। तो इस वजह से एरर आ रही। बट अगर तुम्हें यही लॉजिक लगानी है तो तुम अंदर लगा दो, वी इफ टैग्स डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब इसको प्रिंट करो। तो मैंने कहा कि ये जो पूरा कोड है ना, इसको उठा के इसमें डाल दिया। अभी देखो, वैसे तो ये गलत है, मैंने तरीका ही गलत इस्तेमाल किया है। जैसे ये जो कार्ड वाली क्लास है, इसको यहाँ लगा दो, कूल। इसको रिफ्रेश करोगे, एरर गायब हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये दिखा भी रहा है कि एरर भी दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा? इज़ नॉट डिफाइंड ऑन इंस्टेंस। देखो यहाँ पे दिया भी है, इसको एक बारी पढ़ना। ये जो टू डू और इज कंप्लीट है, इसको बना के देखना। लाइक टू डूज नाम का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना, उस ऑब्जेक्ट में क्या करना है कि नाम दे देना, इस कंप्लीट नाम का एक वो ले लेना, फील्ड ले लेना जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो, और इसी को प्रिंट करके देखना, कॉपी पेस्ट करके अपने में, देखना वो एरर दे रहा है कि नहीं। और एरर दे रहा है तो अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो सेम चीज़ दी हुई है, अगर उसको करेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। कूल। मेंटेनिंग स्टेट विद की। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक मान लो अगर हम इसको पहले जैसा करते हैं, पहले तो
जब भी आप वी फॉर यूज़ करते हो ना, तो जो उसका पेरेंट एलिमेंट होता है, यानी कि जिस टैग पे भी वी फॉर लगा हुआ है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करना होता है की नाम का, और इस की एक यूनिक वैल्यू हमेशा आपको पास करनी होती है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और सिंस यहाँ पर हम ये जो की यूनिक वैल्यू है वो इसी में से पास करेंगे। लाइक मान लो बुक का नेम हमने कहा, या मान लो इंडेक्स हमेशा एक यूनिक वैल्यू रहेगी, 0 से शुरू होगा, साइज -1 तक जाएगा। या मान लो नेम हमने कहा हमेशा यूनिक रहेगा, तो ऐसे पास कर सकते हो तुम। ऐसे करोगे तो ये हर बार एक कॉमन वैल्यू दे देगा स्ट्रिंग। बट हमें क्या करना है, हमें ये वाला नेम चाहिए, ये वाला नेम यहाँ पे पास हो जाएगा। इसको तुम क्या कर सकते हो, वी बाइंड भी लिख सकते हो, याद है? वी बाइंड का शॉर्टकट तरीका है ये। तो किसी भी एट्रीब्यूट के साथ बाइंडिंग के लिए हम वी बाइंड यूज़ करते थे। यहाँ पे की नेम क्यों पास कर रहे हैं, देखो ये की एट्रीब्यूट करता है क्या है, व्यू जेएस इस पूरे को क्या करेगा, 3 या 4 बार जो भी है इसको प्रिंट करेगा, राइट? तो उसे ट्रैक भी तो करना होगा कि कब कौन वाली बुक में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मान लो इसको तुमने शफल किया, या कोई इसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट पास कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहे हो तुम, और तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि Vue.js का जो कंपाइलर है वो मिस्टेक हो सकती है, या डेटा को सही से रेंडर ना किया जा सके, इसके चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है आप की एट्रीब्यूट पास कर दो, जिससे Vue.js अच्छे से ट्रैक कर पाए और अपडेट कर पाए यूआई को। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मान लो बुक्स में आप चेंजेस करते हो, इसको शफल कर दोगे, इसकी लेंथ चेंज होगी या कुछ भी होगा, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, तो हो सकता है Vue.js को उसे हैंडल करने में दिक्कत हो। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है, बट देयर माइट बी अ चांस। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको एक यूनिक वैल्यू दो हमेशा, और की को जब यूनिक वैल्यू देते हो तो Vue.js इसको ट्रैक करता है उसी के बिहाफ पर, और आपके जो रीरेंडरिंग है उसमें कभी इशू नहीं आएगा। उसके अलावा आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, यहाँ तक इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ओवर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें यूज़ करते करते आपको याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वी बाइंड की बजाय हमने कोलन की क्यों यूज़ किया था, और ये देखो ये रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आता है वी फॉर विद आ कॉम्पोनेंट। आप अगर एक कॉम्पोनेंट को भी इटरेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो ये कार्ड कॉम्पोनेंट होता, मान लो यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं हम कंपोनेंट्स नाम का, यहाँ पे लिखा हमने कार्ड डॉट व्यू, इसके अंदर हमने ले लिया टेम्पलेट। मान लो इसके अंदर सिर्फ लिख देते हैं हम कार्ड। अब मान लो इसी को हमें 3 बार प्रिंट करना होता, तब हम क्या करते हैं, तो इसको पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं, पोर्ट कार्ड कंपोनेंट में से, और इसे हमें क्या करना होगा, रजिस्टर भी करना होगा। तो कंपोनेंट्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं कार्ड को अपने, इस वाले ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉमा लगेगा, कई बार हम इसको मिस कर देते हैं और बहुत एरर आती है। अब मान लो तुम्हें इसको जो है 3 बार दिखाना है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, 3 लिख दिया, और इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंट लिख दो, रादर देन उसको 3 बार दिखाने के। ये लो कंपोनेंट लिख दिया, ये देखो। इसी तरीके से मान लो हमने कहा कि हमें अलग अलग डेटा दिखाना है, वैसे तो ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस के बाहर की है अभी, कहने का मतलब है उस चीज़ को हमने कवर अप नहीं किया है, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मान लो इस बुक को तुम्हें इटरेट करके दिखाना है, ये बुक नाम का कंपोनेंट होता, तब क्या करते हैं, तब देखो यहाँ पे कर क्या सकते हो तुम, जैसे आप पेरेंट्स से ना चाइल्ड में डेटा भेज सकते हो। ये वाली जो चीज़ हम बता रहे हैं अभी, अगर ये नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हम बाद में प्रॉप्स को कवर अप करेंगे। तो एक चीज़ होती है प्रॉप्स, प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो हमने कहा बुक नाम का एक प्रॉप हम भेजेंगे, ठीक है, जब हम कंपोनेंट कॉल करेंगे तो बुक नाम का प्रॉप भेजेंगे, और वो एक ऑब्जेक्ट होगा, कैपिटल ओ है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली हमने कहा बुक डॉट नेम हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अब समझना, पहले तो अभी यहाँ पे एरर दे देगा, हाँ, कैन नॉट रीड या अनडिफाइंड प्रॉपर्टी रीड कर रहे हो नेम। भाई यहाँ से क्या भेजा है तुमने, तुमने कहा प्रॉप भेजोगे, भेजा है क्या यहाँ पे कुछ, कहाँ भेज रहे हो, कुछ नहीं भेज रहे। ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा चाइल्ड है, क्योंकि ये वाला इसके अंदर है। तो अब देखो अगर यहाँ पे तुम प्रॉप भेजना चाहते हो, तो प्रॉप का नाम क्या दिया था, बुक, यहाँ पे हमने दे दिया मान लो बुक इक्वल्स टू, अब बुक के अंदर क्या दोगे, तुम्हें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे टाइप बताया ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर एक नेम नाम की की होनी चाहिए। तो मान लो अगर तुम इसी को इटरेट करके भेजना चाहो तब, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, वी फॉर यहाँ पे बुक्स, और इसको बुक लिख दो, और यहाँ पे हमें क्या भेजना है, बुक। ये बुक प्रॉप्स है, ये बुक वेरिएबल है, रुको मैं यहाँ पे माई बुक लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ये नॉर्मल क्या है, स्ट्रिंग है,
हमें यहाँ पे क्या भेजना है, इसे एज अ ऑब्जेक्ट भेजना है। अभी देखो क्या होगा, ये एरर देगा, इनवैलिड प्रॉप, चेक टाइप फील्ड, बुक, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट, हमें क्या मिला, स्ट्रिंग मिला, और उसकी वैल्यू क्या है, माई बुक है। हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वी बाइंड लगाना पड़ेगा कोलन बुक, या फिर सिर्फ कोलन बुक लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अब जब कोई चीज़ तुम इसमें पास करोगे तो वो एज एन ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग जो भी डेटा टाइप होगा वो ट्रीट किया जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये देखो, रिफ्रेश किया। इस तरीके से तुम ये पूरा कार्ड बना सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस सिंपली बुक डॉट नेम, प्राइस, सारी चीज़ें लिख दो। ये लिख कर आ रहा। तुम इसकी सी एस एस मूव करना चाहो तो पूरी सी एस एस मूव कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये है, यहाँ पे इसको स्कोप कर दो, और यहाँ पे क्या करो, एक डिव में, अगर ये ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। प्रॉप्स क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉप्स की हेल्प से तुम पेरेंट टू चाइल्ड में क्या कर सकते हो, डेटा भेज सकते हो बस। ये देखो, समझ रहे हो, ये अलग चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी तुम यहाँ पे भी सी एस एस लगा सकते हो, या इसको हटा दो, यहाँ से ये पूरा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं तुम्हें। तो कंपोनेंट कितनी बार बनाया, एक बार। स्टाइल कितनी बार लिखी, एक बार। उसको रेंडर किया कितनी बार, 3 बार। एक चीज़ ट्राई करके देखना अपने से। अब यहाँ पे एक बार ये एक बटन बनाना जिसकी हेल्प से करना क्या, बुक को ऐड या रिमूव करना, एक नई बुक को ऐड करना और रिमूव करना। इससे फिर उसके बाद देखना कि जो कंपोनेंट है ना यहाँ पे, वो भी घट रहा है या बढ़ रहा है कि नहीं। ये चीज़ तुम्हारा होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ तक तुम अगर वीडियो देख चुके हो, वीडियो को पॉज करो, एक बटन दे दो जिस पे क्लिक करने पर एक मेथड कॉल हो, वो मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक बुक को ऐड कर दे या रिमूव कर दे। तो देखो ये डेटा यहाँ तुम भेज रहे हो कार्ड के अंदर, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन था हमारी वेबसाइट का, उसको इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, एक कंपोनेंट है जो ये डेटा रिसीव कर रहा है, ये डेटा का यूआई बना हुआ है पूरा, उसका सीएसएस लिखा हुआ है एक बार, और उसके बाद बस इसको यहाँ पे रेंडर किया जा रहा। मस्त। इसको मेंटेन करना कितना आसान है, देखो यहाँ पे जो भी हम सीएसएस चेंज करेंगे आराम से चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉप्स ऑप्शन था, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तुम चाहो तो यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेना। देखो यहाँ पे कोलन आइटम भेजा जा रहा है एज अ प्रॉप, इंडेक्स भी भेजा जा रहा है एज अ प्रॉप, बाकी की को भी पास किया जाता है। अच्छा देखो, ये कंपोनेंट पे डायरेक्टली लगा रहे हैं, तो तुम भी चाहो तो डायरेक्टली कंपोनेंट पे लगा सकते हो। सो ये है, यहाँ पे लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसके बाद आ जाते हैं एरे चेंज डिटेक्शन। तो देखो एरे के अंदर अगर तुम पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, जितनी भी चीज़ें एरे को डायरेक्टली म्यूटेट करती हैं, जैसे पुश ऑपरेशन क्या करता है, उस एरे को डायरेक्टली म्यूटेट कर देगा, यानी कि उस इसी सेम एरे के अंदर चीज़ों को चेंज करेगा। तो इस तरह के ऑपरेशंस पे क्या होता है, ये री रेंडर होगा। तुम एक फंक्शन कॉल करो जिसमें एक मान लो एक ऑब्जेक्ट को पुश कर दो इसी स्टेट के अंदर, तो क्या होगा, 4 कार्ड तुम्हें दिखने लगेंगे, या रिमूव करोगे पॉप कर दोगे तो 3 कार्ड दिखने लगेंगे या 2 कार्ड दिखने लगेंगे। तो ये भी क्या करता है, री रेंडर करेगा, यानी कि तुम्हें अपडेटेड यूआई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम मान लो ऐसे मेथड्स यूज कर रहे हो जो नॉन म्यूटेटिंग है, यानी कि जैसे मान लो फिल्टर्स वाला या मैप यूज करते हो आप, तो ये क्या करते हैं, ये आपको एक नया एरे रिटर्न करते हैं। अगर म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल के बारे में नहीं पता आपको, मेथड्स के बारे में, तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स म्यूटेबल होते हैं, कुछ इम्यूटेबल होते हैं। तो जैसे मान लो ऐसे फिल्टर मतलब ऐसे आइटम्स को हमें फिल्टर करना है जिसमें जो मैसेज है वो फू हो, तो यहाँ पे ये नया एरे रिटर्न करेगा और तुम्हें रीअसाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करके दिखाते हैं, चलो। मान लो तुम यहाँ पे कंप्यूटेड बना दो, फिल्टर्ड डेटा लिख दिया हमने, और हमने कहा रिटर्न कर देना दिस डॉट बुक्स डॉट फिल्टर बुक डॉट टैग्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। और अब इसको तुम चाहो तो यहाँ पे पास कर दो सेम। क्यों, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, तुम ये समझो पहले, ये रिटर्न कर रहा है तुम्हें एक नया एरे, देखो ये। बट अब मान लो तुम इसको किसी मेथड के थ्रू करते हो, मेथड के थ्रू कर रहे हो, यानी कि इस पे कॉल करने के बाद, इसको पहले जैसा मैं कर दूं पहले तो,
मान लो किसी बटन पे क्लिक करने पर ये कॉल हो रहा है और इसने फ़िल्टर कर दिया, बट तुम्हें इसे दोबारा से दिस डॉट बुक्स करके असाइन करना पड़ेगा। ये ऐसे असाइन नहीं हो जाएगा। बट इसी की जगह पे मान लो बुक्स डॉट पुश लिखने के बाद तुम डेटा पुश करते हो इसके अंदर, तब तुम्हें रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कि दिस डॉट बुक्स इज इक्वल्स टू ऐसे करके, नहीं, ये डायरेक्ट एरे को म्यूटेट करेगा। समझ में आया? इसके अलावा इसको पढ़ लेना एक बारी प्लीज़। उसके बाद डिस्प्लेइंग फ़िल्टर्ड या सॉर्टेड रिजल्ट। अब मान लो फ़िल्टर्ड रिजल्ट को दिखाना है कभी भी, ठीक है, तो कोशिश किया करो उसके लिए कंप्यूटेड यूज़ करो। जैसे मान लो नंबर्स थे 1 से लेके 5 तक के, इसमें से इवन नंबर्स को दिखाना है, तो देखो तुम्हें पता है कि तुम इसके अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने टैग्स के लिए किया था अभी। बट तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये देखो, हम लोगों ने कंप्यूटेड बनाया था, एक सेकेंड बस, ये रहा। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटेड बनाया था ना, ये मेथड यूज़ किया करो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। और इसका रीज़न भी है, तुम्हें पता है, जैसे मान लो दिस डॉट बुक्स चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई और स्टेट है, मान लो काउंटर, उसको हम चेंज कर रहे हैं। अब काउंटर जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से पूरा जो है कॉल होगा। बट हम चाहते हैं कि इसको क्यों फ़िल्टर करें दोबारा से जब ये चेंज नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा को कैश करके रख सकता है। याद है हम लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा था? अगर तुम्हें नहीं याद है तो वीडियो को चाहो तो फिर से देखो जाके वो वाली। कूल। तो ये चीज़ें हो गई, इसको ट्राई करके देखना यहाँ पे ये, और एक बार इसको नॉर्मली ऐसे ही करके देखना जो कोड लिखा है बिल्कुल वैसे ही। और एक बार क्या करना ना कि उसको वी इफ़ के थ्रू करके देखना कि वी फॉर के अंदर एक वी इफ़ लगा के देखें। उसके अलावा नेस्टेड फॉर लूप के लिए यहाँ पे मेथड्स वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। तुम चाहो तो पढ़ लो, तुम चाहो तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटेड और मेथड्स के बीच का ही डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे दिया है कि किस टाइम पे कंप्यूटेड नहीं यूज़ करना है, मेथड्स यूज़ करना है, वो सिचुएशन के बारे में। सिंपल सी बात है, तुमको जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तब तुम्हें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, अभी नहीं। तो इस वजह से मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाह रहा अभी। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।